अक्ल मार रखी है इसको मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं तो छोड़ देता। तो मैंने पीएम को बोला, मैं कहा हसीब दराबू से मिला, कहने क्या हुआ, मैं कहा वो तो दलाली का काम लेके आए थे। फिर मैं तो मना कर दिया, कहने ठीक किया। नमस्कार, मैं अभय उपाध्याय। आज एक ऐसे इंटरव्यू की बात करेंगे हम लोग जिसको लेकर सियासी गलियारों में बहुत अधिक चर्चा है। और ये इंटरव्यू हुआ है सत्यपाल मलिक का, जो जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ के राज्यपाल थे। और ये इंटरव्यू लिया है करण थापर ने, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। और इसमें क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस इंटरव्यू से कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और जो सबसे अहम है उसमें वो ये है कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज़ है मोदी सरकार से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। और कई मौक़ों पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, उन्होंने देश के साथ धोखा किया। और इस सारे वाक़े में सत्यपाल मलिक की कहीं ना कहीं भूमिका रही, ये उसमें मौजूद थे। और ये बिल्कुल एथिकली, मोरली और पॉलिटिकली करेक्ट बात ये कह रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं माना। इसी बातचीत में इन्होंने स्वीकार किया कि जो इन्होंने कभी कहा था कि जब उनसे अमित शाह की मुलाकात हुई किसान आंदोलन के वक्त, तो उन्होंने कहा था कि इसका दिमाग फिर गया है, ऐसे किसी जुमले का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इन्होंने कहा कि मैंने वो बात नहीं कही थी। इस टुकड़े में वो बात देख लीजिए कि अमित शाह सेड ये मोदी साहब के बारे में वापस सत्यापाल इसकी अक्ल मार रखी है। इसको मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। जब सत्यपाल मलिक ने करण थापर के सामने ये बात कही तो करण थापर अपने कागजों को टटोल रहे थे, शायद ये सवाल ढूंढ रहे थे। इसके पहले जब इन्होंने कई आरोप लगाए तो उन्हें सवाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फटाफट एक के बाद एक वो सवाल करते रहे। अब वो कागज़ में ढूंढते रहे, उसके बाद वो भूल ही गए कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है। उन्होंने पलटकर ये नहीं पूछा कि जब इतना बड़ा आरोप आपने उस वक्त लगाया था जब किसान आंदोलन से पूरा देश प्रभावित था, उस समय आपने पीएम के बारे में गलत बात कही, तो अब जो आरोप लगा रहे हैं आप उसको कैसे सत्य मान लिया जाए। ऐसा कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा। और ये मानकर चले कि पूरे 1 घंटे में जो कुछ भी बोलते रहे सत्यपाल मलिक, वो बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर है और बिल्कुल वो सत्य बोल रहे हैं। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके ऊपर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उस दिन वो पीएम मोदी जो थे वो फोटोशूट में व्यस्त थे, वो हम सभी ने देखा है। लेकिन जो हैरतअंगेज़ बात उन्होंने ये कही कि वहाँ से निकलने के बाद पीएम ने, चूंकि वो अंदर से वो मोबाइल पर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक ढाबे से ये फ़ोन किया और सत्यपाल मलिक से पूछा कि क्या हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं जहाँ पर कि मोबाइल की सुविधा नहीं है। वहाँ से वो बाहर निकलते हैं 2-3-4 घंटे के बाद और एक ढाबे पर रुकते हैं, और ढाबे से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को फ़ोन करके वो जानकारी हासिल करते हैं कि पुलवामा में क्या हुआ था। बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे। वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल गए, ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया। पुलवामा अटैक के बाद की बात करते हुए सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उस समय चूंकि ये सारी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की थी, उनके ही मंत्रालय ने मना किया था कि सीआरपीएफ के जवानों को ले जाने के लिए विमान नहीं दिए जाएंगे, और ये घटना हो जाती है तो मैं रहता तो इस्तीफा दे देता। आगे ये भी वो स्वीकार करते हैं कि ये मेरी भी कमी थी, क्योंकि इसी जम्मू कश्मीर में तकरीबन 250 से 300 किलोग्राम विस्फोटक के साथ लदी गाड़ी घूमती रही 8-10 दिन तक, और हमें इसकी जानकारी नहीं थी, और मेरा भी फेलियर है। आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर उन्होंने उस वक्त न तो कोई खेद जताया, न उन्होंने इस्तीफा दिया। If you were home minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग, लेकिन आप अपना बताइए। मैं तो छोड़ देता। जो वो कह रहे कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो इस्तीफा दे देता, राज्यपाल रहते तो ये कदम वो उठा नहीं पाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बातों पर। ये बताते हैं कि अजीत डोभाल उनके मित्र हैं और कई तरह की बातें उनसे हो जाती हैं। इसी दौरान ये बताते हैं कि 370 लगने की जानकारी उनको बिल्कुल नहीं थी, उनको अंधेरे में रखा गया था। और इसके थोड़ी ही देर बाद वो कहते हैं कि पीएम ने मुझसे फ़ोन करके पूछा था कि अगर वहाँ कुछ करते हैं तो कुछ होगा तो नहीं। तो कुछ करते क्या मतलब, पीएम पिकनिक मनाने जा रहे थे, वहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे थे। जब इतनी सारी बातें आप समझ जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि धारा 370 की बात हो रही होगी। इनकी एक और बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने और विपक्ष ने और तमाम मोदी विरोधियों ने खूब उछाला। इसमें इन्होंने कहा था कि 2 बड़े प्रोजेक्ट की बात जम्मू कश्मीर में की जानी थी और उसको लेकर 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, उसको लेकर तमाम हंगामा भी मचा। लेकिन इसी इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं, साफ मुकर जाते हैं। उस YouTube इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि आपको किसी ने 300 करोड़ का ऑफर दिया था। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। है तो सही उसमें ना, गलत है।
और देखिए कमाल की बात यह है कि ये बार बार कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी को जो करप्शन है उससे उन्हें बहुत कोई परहेज नहीं है। लेकिन इसी जब 2 प्रोजेक्ट की बात हुई, इसमें से एक जो था वो एक विद्युत परियोजना थी, और उसके बारे में ये बोलते हैं कि जब मैंने पीएम मोदी को बताया तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया। हसीब द्राबू मुझे मिलने आए तो फिर उसने कहा कि आपने हमारा हाइडल वाला कैंसिल कर दिया, चलो हम तो करा लेंगे कहीं से। तो मैंने पीएम को बोला, मैं कहा हसीब द्राबू से मिला मैं, आप कह रहे थे, तो कहने क्या हुआ, मैं कहा वो तो दलाली का काम लेके आए थे। फिर मैं तो मना कर दिया, कहने ठीक किया। अब इतनी विरोधाभासी बातें, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को करप्शन से परहेज नहीं है, आप कहते हैं आपने जब उन्होंने कई मुद्दों पर आपका साथ नहीं दिया, और इसी इंटरव्यू में आप कहते हैं कि जब आपने पीएम मोदी को बताया कि आपने ये प्रोजेक्ट जो था उसको कैंसिल कर दिया है तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। तो ये सत्यपाल मलिक दरअसल कहना क्या चाहते हैं ये साफ नहीं हो पा रहा है। परस्पर विरोधाभासी बातें, और इनकी लैंग्वेज भी आप सुनिए। बीच में 2 जगह आप इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रह चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दे रहे हैं आप, उसमें कह रहे हैं कि मुझको Z+ श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी गई और उन्होंने सोचा हो कि मरने दो साले को। क्या इस तरह की भाषा ऐसे व्यक्ति से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? एक तो आप जो कह रहे हैं उसमें आपका कोई कन्विक्शन नहीं है, जो आप कह रहे हैं उससे आप पलट जा रहे हैं, बिना किसी बुनियाद के आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। अगर आप राज्यपाल होते हुए इस तरीके की बात करते, आप आरोप लगाते, तो पूरी दुनिया, पूरा देश आपको सराखों पर बिठाता, कहता कि किसी में तो ये हिम्मत है जो पद का लोभ जो है उसको छोड़कर उसने एक बात कही है जिसके ऊपर लोगों को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर जिसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनके खिलाफ लोकसभा में बात उठनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे वक्त में आरोप लगा रहे हैं जब सुविधाएं आपसे छीन ली गई हैं। आप इंटरव्यू में बार बार रो रहे हैं कि आपके पास 1 कमरे का मकान है, आपके पास 1 सिपाही है। तो आखिर क्यों, जब आप फकीर आदमी हैं तो इसको बोलने की ज़रूरत क्या है? आप तो कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, तो फिर इस दिखावे में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप बीच बीच में धमकी भी देते हैं कि मेरा जो समुदाय है बहुत स्ट्रांग है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है उसको कितनी गंभीरता से लिया जाए ये तो देखने वालों के विवेक पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और टुकड़ा दिखाता हूँ जिसमें ये राहुल गांधी के लिए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर वो जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने के लिए और इनको बता दिया जाए कि 370 पर इनका और इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो लोग जूते मारेंगे। कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं, लोग जूतों से मारेंगे। तो ये है सत्यपाल मलिक। मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा इंटरव्यू देखिए, अगर आप में पेशेंस हो इसको सुनने की, इस इंटरव्यू को झेलने की और अपने गुस्से को काबू में रखने की, तो आप इस इंटरव्यू को देखिए। द वायर पर ये इंटरव्यू उपलब्ध है और आप खुद फैसला कीजिए कि आपको किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। नमस्कार। ये जो कुछ भी मैंने कहा इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन मुझको लगा कि जिस तरीके से बातें भी मीडिया में फैलेंगी तो उसमें मैंने जो नोटिस किया है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप भी देखिए और समझिए। नमस्कार।